खंडन, विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। कौन टूटेगा? जो बड़ा होगा वही टूटेगा। ठीक है, छोटा तो वही पहले से छोटा है, वो क्या टूटेगा यार। तो यहाँ पर हाँ, एक कौन सा भारी नाभिक किसमें होगा? दो हल्के नाभिक में क्या होता है? टूटता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? नाभिकी विखंडन। जैसे भी मैं बोल रहा था कि 170 से अधिक वाले अस्थायी होते हैं, तो यूरेनियम 235 का क्या होगा? विखंडन होगा। और दूसरे तत्व भी क्या होंगे? विखंडित होंगे। तो यही हो गया, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकी विखंडन। अब इसका उल्टा बोलना है, एक नहीं है, दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो क्या कहलाता है? नाभिकी संलयन। ठीक, फिर से देख लो, यहां क्या हो गया? दो हल्के नाभिक, ये क्या करेंगे? टूटेंगे कि जुड़ेंगे? हाँ, जुड़कर क्या बनाएंगे? एक भारी नाभिक बनाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? नाभिकी संलयन। क्लियर हो गया? अब इसके उदाहरण को समझते हैं यार। इसका उदाहरण देखो, सबसे पहले जैसे मेरे पास एक भारी नाभिक है, इसका नाम है 235 और ये हो गया, हाँ 235 लिख देता हूँ। वैसे 232, 33, 34, 35, 36, 240 तक जाता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, पर 235 लिख देता हूँ। और ये कितना हो गया? 92। माने इसका परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार कितना है? 235 है। ठीक है, ये 235 लिख दिया। अब ये टूटेगा कि जुड़ेगा? क्यों टूटेगा? इसका मान 170 से अधिक है, और स्थायी होने के लिए इसको 170 के कहाँ आना है? नीचे, कम में आना है। ठीक है, तो यूरेनियम को यदि न्यूट्रॉन का टक्कर मिल जाए, इससे एक न्यूट्रॉन टकरा जाए, ये न्यूट्रॉन इसमें टकरा गया नाभिक में, ये जो संकेत है यूरेनियम का नहीं, यूरेनियम के नाभिक का है, यूरेनियम के परमाणु का नहीं है। ये जो हम लिखते हैं किसका संकेत होता है? किसी भी तत्व के नाभिक का। जब हम इसका परमाणु क्रमांक लिख दें, परमाणु भार लिख दें, तो किसका संकेत हो जाता है? नाभिक का। यदि मैं ये भर लिख दूं यू हर, तो ये सिर्फ किसका है? परमाणु का। दोनों में फर्क पता चल रहा है? परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ मिला के, और यदि इसको लिखेंगे तो सिर्फ क्या कहलाएगा? नाभिक का। जब यहां पर ये टकराता है तो क्या होता है? ये टूटता है। जब टूटता है तो दो भागों में टूटता है। एक बनाता है बेरियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 56 और परमाणु भार कितना होता है? 144। 170 के नीचे आ गया। अब ये जो तत्व बना ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। साथ में इसके बनता है क्रिप्टॉन और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 36 और ऊपर इसका परमाणु भार कितना होता है? 89। और साथ में ये 3 न्यूट्रॉनों को और निकालता है तोड़ फोड़ करके, ये भी ऐसा हो जाता है ऐसा। इस तरह से यहाँ पर जो हुआ ये नाभिकी विखंडन का सूत्र है। इसको याद भी करना पड़ेगा। कभी कभी जैसे मैं अंतर तो बता रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में आ गया कि नाभिकी विखंडन क्या है समझाइए, तो परिभाषा लिख करके ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें यह भी मिलाना है। यदि आपको यहाँ पर डाउट हो यार संख्या सही है कि नहीं है, तो नीचे नीचे का जोड़ इसके जोड़ के बराबर होना चाहिए, ऊपर ऊपर का जोड़ इसका भी संतुलन होता है। देखना, जैसे इधर कितना है? 92 और इधर कितना है? 0। दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 92। अब इसके इस तीनों को जोड़ते हैं, ये 56 है, 36 है, 0 है, तो कितना हुआ? 56 और 36, 6 6 12, 5 3 8 1 9, 92 आ गया। मतलब यहाँ का ठीक ठाक है। अब इसके ऊपर का जोड़ करते हैं, तो 235 और 1 मिला के कितना हुआ? 236। 236 उधर का हो गया। अब यहाँ जोड़ो, 144 में 89 जोड़ के देखो, तो 9 4 13, 8 4 12 13 और ये 233 हुआ, है ना? 233 और ये 1 है और 3 यहाँ है, तो 3 1 कम 3, माने 3 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 233 और 3 मिलाओगे तो कितना हुआ? 236। तो उधर का इधर का ये सब मिल गया। तो इस तरह से दोनों का ये भार बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो, मान लो हम ड्यूटेरियम लेते हैं, तो यहाँ पर ये 1s2 और प्लस क्या हो गया? 1s2। जब हम इससे इसका संलयन करा दिए तो ये हीलियम बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये नाभिकी संलयन है। यही क्रिया जो है सूर्य में होती है, इससे भी ऊर्जा निकलती है, इससे भी ऊर्जा निकलती है। जब ये संलयन होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, तो ये हल्का नाभिक है। कितने नाभिक हैं? 2।
और मिलकर के कितना बना दिए, है ना, माने एक नाभिक ही बनाए, एक नाभिक बना दिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से अभी तुम ग्राफ देख रहे हैं तो हीलियम की जाकर के 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा थी ना, इनकी कितनी थी, मान लो 2 2 3 3 रही होगी, इसकी ऊर्जा बढ़ गई, माने इससे तो अधिक स्थायी हो गया। तो क्यों जुड़ा यार, ये स्थायी बनने के लिए आपस में रिएक्शन कर रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें जो है इसका ये एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर हम देखें कि जब ये क्रिया होती है और ये क्रिया होती है तो दोनों में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो किसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, जैसे जितने भी सूर्य और तारे होते हैं उनके भीतर होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया। अब देखो यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर ये क्रिया हो रही है, तब भी उसकी आँच यहाँ तक आ रही है। आँच धूप ऊप आती है ना, रेडिएशन यहाँ पर पहुँच रहे हैं इतना दूर से भी, है ना, मतलब उसकी ऊर्जा उतनी दूर से यहाँ तक तो ये धरती है, और ग्रहों में भी तो जाती होगी, जो दूर दूर ग्रह हैं वहां तक पहुंच जाती है उसकी ऊर्जा। तो कहना चाहिए नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा निकलती है उसका मान कैसा होता है, अधिक होता है। इसमें क्या निकलती है, हाँ, इसकी ऊर्जा अधिक उत्सर्जित ऊर्जा का मान कैसा होता है, अधिक, और इसमें क्या होता है, कम होता है, उससे कम होता है, बहुत कम न होता है, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि ये जो नाभिकीय विखंडन होता है इसमें यूरेनियम का यूज होता है ना। तो कितनी मात्रा में यूरेनियम इस धरती में मौजूद है, तो इस धरती में ये दुर्लभ होता है, बहुत कम मात्रा में ही यूरेनियम जो है हमारे धरती में मौजूद है। रूस तरफ, यूक्रेन तरफ अधिकतर जो बिजली बनती है ये केवल यूरेनियम के थ्रू बनती है, वहाँ पर कोयला नहीं जलाया जाता, यही अभिक्रिया होती है जिससे वहाँ पर बिजली बनती है, और वो बिजली दूसरे देशों को बांटते, इतनी बिजली बनती है। मान लो 1 किलोग्राम यूरेनियम हो और 100 टन कोयला हो, 100 टन कोयला का मतलब ये 2 कमरा कोयला भर जाएगा। तो चाहे 1 किलोग्राम यूरेनियम जला लो या 100 टन कोयला जला लो, उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होती, इतना ताकतवर यूरेनियम होता है, ठीक है। हमारे देश में भी है जो राम सेतु का नाम सुने होंगे, ठीक है, जो श्रीलंका से भारत के कन्याकुमारी से वहां पर जाता है, ठीक। तो उसमें यूरेनियम की मात्रा है वहां के पत्थरों में। तो एक बार टेंडर भी हो गया था, क्योंकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अमेरिका वालों को बोल दिए थे कि भैया खन लो, हमको भी दे देना खन के, हमको तरीके पता नहीं कि कैसे यूरेनियम को अलग करना है, कैसे उसको बनाना है। फिर भारत के लोग उसको बोले कि भाई ये हमारी आस्था से जुड़ा, हम इसको नहीं तोड़ने देंगे, है ना। तो अभी बचा हुआ है, नहीं टूटा है। तो कहीं कहीं पर यूरेनियम पाया जाता है, हमारे भारत में भी बहुत मात्रा में है, लेकिन जिस जगह पर पाया जाता है उसको तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम यह है कि वो हमारे आस्था का विषय है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, और राम जी की निशानी है, कुछ ऐसा मानते, ठीक है। फिलहाल तो इसका जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल मतलब जिससे ये प्राप्त होता है, तो वो कैसा होता है, दुर्लभ, और ये तो भरपूर मात्रा में है, हाँ, प्रचुर मात्रा में। भरपूर मात्रा का मतलब ये जो है हाइड्रोजन तो सिंपल सा पानी में पाया जाता है, और इस धरती पर धरती को अलग कर दो, माने यदि आप 3 हिस्सा करते हो तो 2 हिस्से में सिर्फ क्या है, पानी, 1 हिस्से में तो धरती है, ठीक है। तो पानी तो बहुत है, जब पानी बहुत है तो हाइड्रोजनो बहुत है, ठीक है। इस तरह से अब मान लो ये रिएक्शन होता है ये वाला, तो इसमें रेडियो एक्टिव कचरा होता है, और इसमें रेडियो एक्टिव कचरा, हाँ, इसमें नहीं होता है। रेडियो एक्टिव कचरा का मतलब ये है कि कहीं भी यूरेनियम को आप फोड़ोगे, तोड़ोगे तो उससे रेडिएशन निकलते हैं, जैसे गामा किरणें और भी किरणें निकलेंगी जो हमको कैंसर फैला सकती हैं, उनका जीवन नष्ट कर सकती हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कचरा। कचरा वही है जो हमको नुकसान करे यार, फायदा करेगा तो खा ही न लेंगे। कचरा आदमी थोड़ी ना खाता है, उसको फेंक देता है, क्योंकि वो हमको धीरे धीरे क्या करने लगेगा, नुकसान करने लगेगा। तो ये रेडियो एक्टिव कचरा फैलाता है। और आप जानते होंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराया गया था, और वो बम इसी रिएक्शन पर आधारित था, परमाणु बम के रिएक्शन। ये परमाणु बम कहलाता है ना, जिसके अंदर यूरेनियम जला था। तो इतनी ऊर्जा निकली थी कि पूरा का पूरा शहर ही क्या हो गया था, तबाह हो गया था, कुछ नहीं बचा। लेकिन इसके बाद भी, उसके फूटने के बाद भी इतने रेडिएशन निकले कि आसपास के लोगों का जीन ही खराब हो गया। तो आज भी वहाँ अंधे, लूले, लंगड़े, तो वो क्या फैलाया, परमाणुवीय
कचरा फैलाया। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडियो एक्टिव कचरा फैलाते हैं और रेडियो एक्टिव कचरा फैलाते नहीं है। यह श्रृंखला अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, और ये श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब समझते हैं। यहां पर श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब यह है कि यदि कोई अभिक्रिया चालू हो जाए तो तब तक वो चलती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा पदार्थ समाप्त ना हो जाए। समझो, मान लो एक तालाब में आप जो है कोई पेट्रोल वाला टैंकर लुढ़क गया और सारा पेट्रोल उसमें गिर गया। ठीक है, और उसमें क्या लग गई? आग लग गई। अब उस आग को बुझाना है तो कुछ कर लो, वो आग नहीं बुझने वाली है, क्योंकि पानी तो खुद ही पानी के ऊपर है। पानी डालोगे तो पानी उसके कहाँ जाएगा? नीचे। पेट्रोल ऊपर न तैरता है, वो बुझवे न करेगा। तब तक न बुझेगा जब तक कि वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, पेट्रोल खत्म ना हो जाए। ऐसी अभिक्रिया क्या कहला गई? एक तरह की श्रृंखला अभिक्रिया कहला गई। जैसे गांव में भूसा पैरा होता है ना, अब एक बार आग लग गई, वो अच्छे से आग लग गई, आधा जल गया, तो अब आप क्या करते रहो? इधर से पानी डालोगे, इधर से सुलगता रहेगा, कहीं उधर से, जब तक पूरा न जल जाएगा तब तक आग लगती रहती है। ऐसे कभी कभी जंगलों में जो आग लगती है, बड़े बड़े जंगलों में, उसको दावानल बोलते हैं, है ना। और इतना भयानक लगती है कि कितने भी हेलीकॉप्टर से पानी डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं। जब बड़े बड़े जंगलों में आग लगती है तो लगभग 200-400 किलोमीटर का जंगल जल जाता है। उसमें जो जानवर वानवर फंसे वो भी सब होता है। बुझाते रहो। ठीक है, अभी गेहूं का सीजन आ रहा है, गर्मी में देखो गेहूं में जब आग लगती है तो एक खेत जो है दूसरे खेत से जुड़ा है, यहां से चालू हुई, बुझा ही नहीं पाते, पूरा खेत का खेत जहां तक जलता है जलते न जाता है। ये कैसी अभिक्रिया कहला गई? श्रृंखला अभिक्रिया। तो यहां पर क्या होता है समझो, ये यूरेनियम है, यूरेनियम से एक न्यूट्रॉन टकराया तो आग लग गई, उसमें जल गया, ऊर्जा निकली। उससे कितने न्यूट्रॉन बने? 3। ये 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम को फिर फोड़ेंगे, है ना। उसकी ताकत क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। अब 3 यूरेनियम को फोड़ेंगे तो उनसे भी 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो क्या हो गया? वो 9 को फोड़ेंगे और फिर वो 9 त्रिक 27 को फोड़ेंगे। इस तरह से आग वो ब्लास्ट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता है? जब तक एक एक यूरेनियम बचेगा तब तक वो फोड़ता रहेगा। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। और ये है कि एक बार रिएक्शन हो गया तो दूसरे को भेजना पड़ेगा, तब रिएक्शन होगा, फिर नहीं होगा। ये श्रृंखला अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया नहीं। ठीक है, अब देखो, नियंत्रित करने की तकनीक है, इसकी लाइन समझते हैं। इसे नियंत्रित करने की तकनीक है, मतलब इसका उपयोग हम अपने मानव जीवन में भी करते हैं। एक तो हम बम बनाने में करते हैं, तो वो तो नुकसान है। ठीक, और एक फायदे की चीज सुनो, जो हम बिजली बनाते हैं तो उसको हम यूरेनियम का इस्तेमाल करके नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन निकले हैं? 3 न्यूट्रॉन कितने यूरेनियम को फोड़ सकते हैं? 3 को। तो यदि मैं 2 को कंट्रोल कर लूं, रोक लूं, तो कितने को फोड़ेगा? एक का फोड़ेगा। तो इसकी ऊर्जा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी तरह से अगली बार जो निकलेंगे उसमें भी 2 न्यूट्रॉनों का हम अलग कर लेंगे तो एक ही यूरेनियम को फोड़ेगा। तो जब हम नियंत्रित अभिक्रिया कराते हैं तो हम इससे बिजली बनाने का उपयोग करते हैं। ये जो आग जलती है, इसकी ऊष्मा निकलती है, इससे पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके भाप बनाते हैं, भाप से टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन से बिजली बनती है, फिर ये घरों में आती है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में अभी इसका उपयोग इतने अच्छे से नहीं होता है। जो भी कर रहे हैं, हम यूक्रेन और रूस वाले चला रहे हैं हमारे ये संयंत्र। तारापुर में है, कलपक्कम में है, ये नाभिकीय रिएक्टर लगे हुए हैं, है ना। यदि हम करने लगे तो सारा रेडिएशन तो हमारे पास तकनीक ही नहीं कि रेडिएशन को कैसे रोकना है, इसके कचरे को कैसे कराना है, न्यूट्रॉन को कैसे रोकना है, हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस दिन ये आ जाएगी तो हमारे यहाँ जो हम बिजली सोचते हैं कि यार 2 घंटा चली गई, 1 घंटा चली गई, 1 मिनट जाएगी नहीं, हम बेचेंगे दूसरों को बिजली, ऐसी कंडीशन में आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इतनी ऊर्जा हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसको हम, हमारे पास नियंत्रित करने की तकनीक नहीं है, ये तकनीकी है, नियंत्रित करने की इसको हम तकनीकी है, और इसमें अभी तक नहीं है। ठीक है, सोचे कि ये रिएक्शन हम कराएंगे तो इस रिएक्शन को कराने के लिए उतना ताप चाहिए जितना कि सूर्य है, लगभग 10⁷ केल्विन का ताप चाहिए, तब ये आपस में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई पानी से सरजी में हाइड्रोजन निकालिए, इससे मिला दीजिए इसको अब और इससे ऊर्जा बना दीजिए, ऐसे ऊर्जा नहीं बनेगी। उस केमिकल रिएक्शन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन
है नाभिकीय अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए